नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। और आज सवाल ये कि क्या भगवा साफा पहनकर रची गई सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश। ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का बिजनौर से गिरफ्तार किया गया 2 आरोपियों को, जिनकी करतूत के बाद यही सवाल सबके सामने। अब हुआ क्या, ये जान लीजिए आप। कल भगवा साफा पहनकर 2 भाइयों ने बिजनौर में 3 मजारों को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए यह सवाल उठा कि क्या यह कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की तमाम जांच एजेंसियां पूछताछ करके अब इस साजिश के शक का सच जानने में जुट गई हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ लोगों ने एक भगवा पगड़ीधारी को घेर रखा है। मेरी बात सुनो, सुनो जी, जो है ना, ये जो भगवाधारी है, इसका नाम है आदिल, और आरोप है कि इसने अपने भाई कमाल के साथ मिलकर बिजनौर में अलग अलग 3 मजारों पर रविवार को तोड़फोड़ की और मजार को नुकसान पहुंचाया। इन आरोपों के सबूत आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां तोड़फोड़ की गई। एक मजार पर घटना के दौरान ही लोगों ने देख लिया और इसे पकड़ लिया। यही वो मजार है जहां पर तोड़फोड़ की थी। जलाल शाह बाबा की मजार है। जानेंगे यहाँ पर मजार के मुखिया से कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था कल शाम और क्यों वारदात को अंजाम दिया गया। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर जी, बताएं कल शाम क्या कुछ हुआ था? कल शाम सर ये हुआ था कि हमारे पास फोन आया कि आप पे जलाल शाह मज़ार पर कुछ तोड़ा फोड़ी हुई है, कुछ मतलब मसला हो गया है जी। तो मसले के बाद में यही हुआ कि जब हमने यहाँ आके तहकीकात की तो यहाँ तो सारा तोड़ा फोड़ी हुई थी, बाहर चादर जलाई हुई थी। आप भी देखिए कैसे इस बहुरूपिये की पोल खुल गई है। जो अभी नमाज पढ़ने गया वहाँ पे, मैं वहीं बैठा था। तो पहचान उसकी भी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी भैया, उसकी भी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। आधार कार्ड दिखाओ अपना। अबे तू है कौन? कौन है तू? और इंसान है तू, पूछने वाला शेर कोट का? तू इंसान अगर जो होता तो ऐसी बात ही ना करता। हाँ। अबे जाए ऐसा, मेरा दिमाग मत खराब कर जा। तू तोड़ेगा हमारी, जो तोड़ेगा मुझे मार लो, मैं मारने का मतलब है, मजाक तोड़ने का मतलब है। जो तोड़े था मार लूंगा, मुझे मजदूरी है मेरी। यो नु कह रहे थे खत्म करने के चक्कर में फिर यो को जलाई तन्ना, ये जलाई, यो को जलाई तन्ना, यो कई हजार की चादर जला, कागज को जलाई, कागज जला, पारे भी जलाते हैं, रखे पारे। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। पुलिस को जैसे ही रविवार की शाम घटना की खबर मिली, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। आरोपियों से जब पूछताछ हुई तो पता चला कमाल और आदिल नाम के दोनों भाइयों ने मिलकर बिजनौर के शेरकोट थाना इलाके में जलाल शाह की मजार, भूरे शाह की मजार और कुतुब शाह की मजार को नुकसान पहुंचाया। मतलब ये है कि एक दिन में 3 मुस्लिम धर्म स्थल को दोनों भाइयों ने भगवा कपड़ा पहनकर निशाना बनाया। 2 भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। तब तक एक और सूचना प्राप्त हुई कि भूरे शाह की मजार, एक सूचना करीब 6:15 बजे प्राप्त हुई। घोसीवाला में भी तोड़फोड़ हुई है और चादर जलाई गई है मजार पर चढ़ाई जाने वाली। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। वहां पर मोहम्मद कमाल पकड़ा गया। कुतुब शाह की मजार पर भी इन्होंने कुछ तोड़फोड़ पहले की थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। अब सवाल ये है कि भगवा साफा बांधकर मजार को नुकसान पहुंचाने के पीछे इन दोनों भाइयों की मंशा क्या थी? क्या ये सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है? भगवा कपड़ा पहनकर मजार पर तोड़फोड़ क्या किसी प्लानिंग का हिस्सा है? क्या इन दोनों भाइयों के पीछे कोई संगठन है? क्या दोनों ने किसी के कहने पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया? गिरफ्तार आरोपी कमाल के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वो सऊदी अरब, कुवैत सहित कई देशों की यात्रा कर चुका है। जांच टीम दोनों भाइयों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे उनका मकसद क्या था और भगवा कपड़ा पहनकर तोड़फोड़ और आगजनी करने के लिए किसी ने उन्हें उकसाया था या फिर खुद से ऐसा किया था। गौर करने वाली बात यह है कि ये घटना रविवार को हुई और सावन के महीने में रविवार और सोमवार वो दिन होता है जब रोड पर कांवड़ियों की भीड़ जुटती है।
ऐसा लग रहा है कि भगवा कपड़ा पहनकर आरोपियों ने कांवड़ियों पर आरोप लगाने की साजिश रची थी। नहीं, उनकी मंशा तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की थी, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। और कांवड़ के मुख्य दिन इस तरह की घटना कारित करना और 3 मज़ारों को क्षतिग्रस्त करना, अगर वहाँ पुलिस सतर्क ना होती, प्रशासन सतर्क ना होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। कोई बड़ी साजिश इसके पीछे है, इसके बारे में अपनी जांच आगे बढ़ा रहे हैं। बाजार पर हुई तोड़फोड़ की इस घटना ने बिजनौर से लेकर लखनऊ तक प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। यूपी पुलिस के बड़े अफसर खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मजार तोड़फोड़ मामले में लखनऊ एटीएस की टीम बिजनौर पहुंची है। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो बरेली एसटीएफ की टीम के भी बिजनौर पहुंचने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस और एसटीएफ की टीम दोनों भाइयों से पूछताछ कर रही है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नीरज पांडे से बातचीत में कहा कि ये बड़ी साजिश हो सकती है और इसके पीछे और भी लोग हैं जिनका पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उनके इस प्रकार के मंसूबे सफल नहीं होंगे कि आप किसी मजार में जाकर के तोड़फोड़ करो, आप मुस्लिम होकर के और हिंदू वेश धारण करके करो, या तो शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश में जो दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है उस दंगा मुक्त प्रदेश का माहौल खराब करने की एक गहरी साजिश और एक गहरी किसी योजना का हिस्सा है। इसकी बहुत गहराई से जांच होगी। बिजनौर में तो तोड़फोड़ कर सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। उधर मुरादाबाद में रविवार को कांवड़ यात्रा को रोककर तनाव का माहौल बनाया गया। और अब बात कुदरत के कहर काल की। हर तस्वीर में आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से है, जहां रायसेन में करोड़ों के पुल की बारिश में बह जाने के मामले में एक्शन हुआ है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। इस मामले में इंजीनियर एसपी दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें, पुल बनाने वाली जो कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। मध्य प्रदेश की रायसेन में ये पुल जो करीब 530 करोड़ की लागत से बना था, ढह गया। तो तेज बारिश और उफनते सैलाब के बीच जिंदगी की जंग चल रही है। आसमान से बरसे मानसून ने पहाड़ से लेकर मैदान तक कई जगह मुसीबत खड़ी कर दी। कुदरती आफत के बीच जिंदगी की जद्दोजहद कैसे जारी है, आइए देखते हैं। कहीं दोपहिया गाड़ियां बह गई, कहीं नदी के उफान ने इमारत को नुकसान पहुंचाया, तो कहीं तेज बारिश का प्रकोप नहीं झेल पाया करोड़ों का पुल। कहीं पुल के ऊपर से बह रहे सैलाब ने रोक दी जिंदगी, कहीं नदी की तेज धार के बीच लोगों ने खुद बनाया कच्चा पुल, तो कहीं बाढ़ में फंसे मवेशी को बचाने के लिए लोगों ने जान लड़ा दी। तेज बारिश और उफनते सैलाब के बीच जिंदगी की ये जद्दोजहद की तस्वीरें हैं। मनाली में व्यास नदी इस कदर उफान पर है कि उसके इर्द गिर्द के निर्माण खतरे में आ गए। नदी के पास बनी बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। कल रात रोहतांग टनल के आसपास की पहाड़ियों में भारी बारिश हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि व्यास नदी में अचानक तेज उफान आ गया। हिमाचल में जुलाई महीने में मॉनसून की बारिश ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। भारी बारिश ने उत्तराखंड के पहाड़ों में भी किस कदर तबाही मचाई, मसूरी की ये तस्वीरें इसी की मिसाल है। खाने में बच्चों को बचाते हुए कल शाम मसूरी में पानी के तेज बहाव में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी मोटरसाइकिल बह गई। मसूरी में कल इतनी भयानक बारिश हुई, इसका अंदाजा भट्टा फॉल में पानी के वेग से समझ सकते हैं। भट्टा फॉल का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। $529 करोड़ की लागत से बना ये पुल बारिश को नहीं झेल पाया। ये भोपाल जबलपुर हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां बारिश में पुल धड़ाम हो गया। इस घटना ने पुल बनाने वाली कंपनी के निर्माण की पोल खोलकर रख दी।
गनीमत ये रही कि जिस समय पुल बहा उस वक्त पुल पर कोई वाहन नहीं निकल रहा था, वरना तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। कहीं करोड़ों की लागत से बना पुल ढह गया तो कहीं पुल को तरस रहे लोगों ने पहाड़ी नदी के तेज प्रवाह में एक कच्चा पुल बांध दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले के अरोसी गांव के लोगों ने खुद श्रमदान करके कल्पगंगा पर लकड़ी का कच्चा वैकल्पिक पुल तैयार किया है। 2 गांवों के 45 परिवारों ने खुद श्रमदान के जरिए पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। उन्होंने बल्लियों के सहारे कच्चा पुल तैयार कर दिया ताकि जिंदगी चलती रहे। राजस्थान के बूंदी में भी देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले के नदी नाले उफान पर हैं। कालेड़ा नदी में उफान आने से अक्तासा पुलिया पर 2 से 3 फीट पानी देखा गया। यहाँ एक शख्स उफनते नाले को पार करने लगा और सैलाब में फंस गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि गांव वाले और पुलिस वालों ने उसे बचा लिया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में तेज बारिश के चलते सिवनी नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर बह रहा है, जिससे दोनों तरफ लोग जहां के तहां अटके हैं। लोगों और गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। मध्य प्रदेश के सागर में तो कुछ लोगों ने एक मवेशी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यहाँ एक गाय का बछड़ा पुल पार करते वक्त तेज उफान में बहने लगा, लेकिन पाइप के पास जाकर फंस गया। बछड़े को तड़पता देख कुछ युवक जान हथेली पर रखकर उसे बचाने के लिए उफनते नाले में कूद गए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने बछड़े को रस्सियों के सहारे बचा लिया। दूसरों के लिए खुद की जान जोखिम में डालने की एक तस्वीर महाराष्ट्र के इगतपुरी इलाके से भी आई। भारी बारिश के बीच जब बिजली सप्लाई ठप हो गई, तब एक व्यक्ति उफनती नदी में कूद गया और बिजली के खंभे में चढ़ गया। उसने खंभे पर चढ़कर सप्लाई दुरुस्त की। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं। भ्रष्टाचार का मामला जिसकी वजह से बंगाल की राजनीति गर्मा गई है, उसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट इस वक्त जानिए आप। ममता के मंत्री पार्थो को 14 दिन की रिमांड में भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्थो और अर्पिता दोनों को ही कस्टडी में भेजा गया है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, मंत्री पार्थ चैटर्जी को 14 दिन की ईडी रिमांड और उनकी सहयोगी अर्पिता को 13 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। नाम भी बचाना है और निशान भी बचाना है। उद्धव ठाकरे के सामने ये दोहरी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती। वजूद बचाने की इस जंग में अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए उद्धव ठाकरे, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग असली शिवसेना के दोनों पक्षों के दावे पर जल्द फैसला सुना सकता है, और उसमें जो शिंदे गुट है उसका दावा भारी पड़ता दिख रहा है। क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का नाम और निशान दोनों छिन जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे की मुट्ठी से पूरी शिवसेना फिसलने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अलग थलग पड़ने वाले हैं? ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि शिवसेना पर अपना दावा कायम रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने अब आखिरी दांव चला है। वो देश की सबसे बड़ी अदालत की शरण में गए हैं ताकि उनके पिता बाल ठाकरे की बनाई पार्टी शिवसेना उन्हीं के साथ में रहे। सुप्रीम कोर्ट के सामने उद्धव खेमे ने याचिका दी है कि पहले शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हो। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होने तक चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगे। तो पार्टी को बचाने के लिए यह उद्धव ठाकरे का आखिरी कानूनी दांव है। हालांकि वो शिंदे गुट पर बहुत तीखे प्रहार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। आता जे गेले त्यांना काय कोणत्या भाषेत त्यांचं वर्णन करायचं, हे संपूर्ण जग बोलतोय। आणि त्यांनी काल आपल्याला विनंती केली की कृपा करून आम्हाला गद्दार बोलू नका। म्हटलं आम्ही नाही बोलत, तुमच्या कपाळावरती तुम्ही स्वतःच्या हाताने शिक्का मारून घेतलाय तो बोलतोय। उद्धव ठाकरे भले ही गुर्रा रहे हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की मुट्ठी से शिवसेना लगातार फिसलती जा रही है। आज एक और नेता अर्जुन खोतकर ने उद्धव ठाकरे को झटका दे दिया है। मराठवाला इलाके से शिवसेना के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर दिल्ली पहुंचे। यहां सीएम एकनाथ शिंदे से मिले और उनके गुट में शामिल हो गए। अब शिवसेना के भीतर वर्चस्व की जंग एक तरफा नजर आने लगी है। एकनाथ शिंदे गुट के पास विधायकों की संख्या 40 है, जबकि उद्धव ठाकरे के खेमे में महज 15 विधायक रह गए हैं। यही नहीं, शिवसेना के लोकसभा में 19 में से 12 सांसद शिंदे गुट के साथ हो गए हैं।
शिंदे गुट को लोकसभा स्पीकर से भी मान्यता मिल चुकी है। अब चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के भीतर बहुमत सिद्ध करने के न्योते से भी शिंदे गुट बहुत उत्साहित है। चुनाव आयोग ने जो लिखा है, चुनाव आयोग के सामने दोनों भी जो पक्ष है वो अपनी भूमिका रखेंगे। यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ कि विधानसभा विधिमंडल में विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग 50 लोग शिवसेना के साथ में हम लोग शिवसेना ही है। जो बोल रहे हैं उनको पता चलेगा शिवसेना क्या है। शिवसेना ही हम बाला साहब की शिवसेना है। और लोकसभा में भी 2/3 से ज्यादा लोग वहाँ पे सांसद जो है वो भी साथ में है। और लोकसभा स्पीकर ने वैसा निर्णय भी लिया है। यहाँ के स्पीकर जो है उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग शिवसेना है, बाला साहब के विचार वाली शिवसेना। तो शिवसेना पर किसका हक हो, इस पर दोनों पक्षों के दावे का इम्तिहान नजदीक है। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हुई हैं। बीजेपी इस पूरे सियासी खेल को दूर से देख रही है, लेकिन शिवसेना के साथ महाअघाड़ी सरकार चला चुकी एनसीपी कह रही है कि ये सब बीजेपी का ही किया धरा है। पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे भारतवर्ष को पता है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने में अगर किसी का हाथ है तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। पहले दिन से 2019 में जब हमारी सरकार बनी तब से देवेंद्र फडणवीस जी और उनके सभी पदाधिकारी, ये सरकार गिरने वाली है। स्वाभाविक तौर पर निर्वाचन आयोग तथ्यों के आधार पर निर्णय लेगा। ऐसे में अनर्गल बयानबाजी करने की बजाय निर्वाचन आयोग के समक्ष दोनों पक्षों को अपने दस्तावेज सप्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। तो शिवसेना पर कब्जे को लेकर शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई में उद्धव गुट लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना के 55 में से सिर्फ 15 विधायक ही रह गए हैं। यही नहीं, उद्धव के पास 19 में से महज 7 लोकसभा सांसद ही बचे। शिवसेना के निशान को लेकर भी चुनाव आयोग में शिंदे गुट की दावेदारी भारी पड़ सकती है। आजकल एक यात्रा चल रही है महाराष्ट्र में और उसमें ऐसे बोला जा रहा है कि ये जो लोग हैं, मतलब हम जो लोग हैं, उनके ब्लड में शिवसेना है ही नहीं। तो ये शिवसैनिक नहीं है क्या? इनका जो खून है उसमें शिवसेना नहीं है क्या? उसमें बाला साहब के विचार नहीं है क्या? आप उनके पोते हैं इसलिए आप में अपने आप आ जाता है। लेकिन इनके खून में बाला साहब ने ये ऊर्जा पैदा की, उनके खून में बाला साहब ने ये शिवसेना का खून पैदा किया है, तो उनका अपमान मत कीजिए। बहरहाल उद्धव ठाकरे इस समय न सिर्फ शिवसेना के बल्कि खुद अपने राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पार्टी 56 साल पहले उनके पिता बाल ठाकरे ने बनाई, उसे विस्तार दिया, सत्ता तक पहुंचाया, उसी शिवसेना के उद्धव के हाथ से छूटने का खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।